कनाडा, पैनामा कैनाल और ग्रीनलैंड, इन सारी जगहों पर ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप का आखिर क्या मिशन है? क्या ट्रंप पागल हो गए हैं? आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे ट्रंप की ये स्टेटमेंट जिसमें इन्होंने कहा है कि हम इन एरियाज पर कंट्रोल जमाएंगे। हम बात करेंगे आज स्पेसिफिकली ग्रीनलैंड की कि इसकी क्या अहमियत है। बहुत मजा आएगा अगर आपको मैप्स वगैरह से इंटरेस्ट है, अगर आपको जियोपॉलिटिक्स से इंटरेस्ट है। तो आइए चलते हैं ग्रीनलैंड की तरफ कि अमेरिका इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है। तो ट्रंप और उनकी पूरी टीम ने ग्रीनलैंड के हवाले से एक कैंपेन चलाई हुई है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमें उसको एक्वायर कर लेना चाहिए। We need them for economic security. We need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. और इसी असना में हमने देखा कि ट्रंप के जो बेटे हैं उन्होंने विजिट किया ग्रीनलैंड का और उन्होंने कहा कि ये मेरा प्राइवेट विजिट था, मैं यहाँ सैर करने आया हूँ, ये बहुत खूबसूरत जगह है। ग्रीनलैंड की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा जजीरा है और 80% ग्रीनलैंड बर्फ में ढका हुआ है। आप अंदाजा लगाएं जरा। ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के सेंटर में लाया करता है और ये सारा रीजन नॉर्थ पोल के बहुत करीब है। इसी वजह से यहाँ पर शदीद सर्दी होती है। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है लेकिन आबादी इसकी सिर्फ 56,000 लोगों पर मुश्तमिल है। ये वो मुल्क है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, यानी बहुत बड़ी जमीन है लेकिन लोग बहुत थोड़े हैं और ज्यादातर लोग सदर्न इलाके से ताल्लुक रखते हैं क्योंकि बाकी सेंटर और नॉर्थ का जो इलाका है वो सारा बर्फ से ढका हुआ है। मजे की बात यह है कि इसके साथ एक और कंट्री है आइसलैंड। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीनलैंड का नाम आइसलैंड होना चाहिए था और आइसलैंड का नाम ग्रीनलैंड होना चाहिए था क्योंकि ग्रीनलैंड असल में बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा होने की वजह से लोग पुराने तरीके से जिंदगी गुजारने के आदी हैं। फिशिंग यहाँ का मेन कारोबार है और डेनमार्क से ये बहुत सी सब्सिडीज इंजॉय करते हैं क्योंकि ये डेनमार्क का एक ऑटोनमस रीजन है। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के सदर बनने जा रहे हैं वो ये धमकियां दे रहे हैं कि हम यूएस मिलिट्री को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जाने से पहले मैं बताता चलूं कि डेनमार्क, कनाडा और पैनामा, इन सारे मुल्कों ने बड़ा ही शदीद रिस्पांस दिया ट्रंप को कि आप ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते। ग्रीनलैंड के हवाले से तो यूरोप के बड़े बड़े लीडर्स बोल उठे हैं। फ्रांस और जर्मनी ने वार्न किया है ट्रंप को कि यूरोप की यूनिटी को मत तोड़ा जाए, हमें मिलकर काम करना चाहिए। और ये सारा यूरोप ट्रंप के इन एम्बिशन से काफी खौफजदा नजर आ रहा है। अब ग्रीनलैंड में अमेरिका बहादुर को क्या इंटरेस्ट हो सकता है? जरा सोचने वाली बात है। आर्कटिक रीजन में ये कंट्री वाक़या है, बर्फ ही बर्फ है, मतलब इधर क्या रखा है? यहाँ बहुत कुछ रखा हुआ है। वही आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कि कितने इंपॉर्टेंट जगह पर ये लाया करता है। ना सिर्फ इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है बल्कि इसके अंदर बहुत से रिसोर्सेज भी हैं और एक मिनरल रिच कंट्री है ये जिसके अंदर बेबहा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यहाँ पर बड़ी मिकदार में रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं और इसके अलावा यूरेनियम और आयरन के भी ज़खायर हैं। ये क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स यूएस को एक एज प्रोवाइड कर सकते हैं चाइना के खिलाफ फ्यूचर में ट्रेड वॉर्स में, जो हमें चाइना की एक पावर नजर आती है रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से। और जबकि ये ट्रेड वॉर शुरू हुई है, चाइना ने बहुत से रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट यूएस को रोक दी है क्योंकि यूएस चाइना में टेक्नोलॉजी नहीं सेंड कर रहा। तो इसी वजह से रेयर अर्थ मिनरल्स पर जो ज्यादातर चाइनीज कंट्रोल है, ग्रीनलैंड की मदद से अमेरिका उस कमी को पूरा कर सकता है। और ये रेयर अर्थ मिनरल्स सेल फोन्स, उनकी बैटरीज, टरबाइंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तैयारी में यूज होते हैं। यानी अमेरिका की टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये रेयर अर्थ मिनरल्स। इसके अलावा ग्रीनलैंड की बात करें तो यहाँ और भी बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे ऑयल एंड गैस।
और ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन के हवाले से ट्रंप पहले ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और वो तो ये कह रहे हैं कि अब हमने ड्रिलिंग को दोबारा बहाल करना है और अमेरिकन इंडस्ट्री को अपने पांव पर खड़ा करना है। वो कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज के एक्टिविस्ट जिन्होंने ड्रिलिंग पर बहुत सी पाबंदियां लगाई थी हम उन्हें हटा देंगे और ग्रीनलैंड को वो एक ऐसी जगह के तौर पर देख रहे हैं जहां पर ये बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग करेंगे। आर्कटिक रीजन नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है और आर्कटिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस के पास भी है और ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करके अमेरिका अपना फेयर शेयर हासिल करना चाहता है। आपने मनी हाइस्ट सीजन देखा होगा, उसमें एक सीन था आर्कटिक रीजन में ऑयल की एक्सप्लोरेशन का एक सीन था। नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है ये पूरा रीजन और रेयर अर्थ मिनरल्स जो ज्यादातर ग्रीनलैंड के साउथ में वाक़े हैं, ट्रंप यहाँ पर माइनिंग करना चाहते हैं और इसी वजह से ट्रंप ने बड़ा केयरफुली एक टर्म का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड यूएस की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का वर्ड हमने सुना था पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में, उसका मतलब ये था कि नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा है। पहले हम नेशनल सिक्योरिटी सुनते थे जिसमें डिफेंस, फौजी और टैंक हमें जहन में आते थे। अब है इकोनॉमिक सिक्योरिटी का दौर, यानी अगर आपकी इकोनॉमिक पावर होगी तब आपकी डिफेंस पावर भी होगी, यानी अब सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमी से लिंक्ड हैं। तो ट्रंप ने भी वही बात की है कि ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी इससे अमेरिका की इकोनॉमी एम्पावर्ड होगी ये रेयर अर्थ मिनरल्स और ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज हासिल करके। मसला ये है कि इस वक्त ये डेनमार्क के कंट्रोल में है। 300 साल से ज़्यादा हो चुका है ये डेनमार्क के अंडर है और डेनमार्क ग्रीनलैंड से तकरीबन 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। 20वीं सदी तक ये डेनमार्क की एक कॉलोनी था, लेकिन 1979 में एक रेफरेंडम के बाद ये तय हुआ कि बहुत सी पॉलिसीज ग्रीनलैंड अब अपनी खुद बनाएगा और डेनमार्क का कंट्रोल काफ़ी हद तक कम हो गया इनके मैटर्स पे। लेकिन अभी भी डेनमार्क ग्रीनलैंड के डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स का जिम्मेदार है। 1953 में ये किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट बना था और ग्रीनलैंड के सारे लोग डेनिश सिटीजन्स बन गए थे। यूएस की हमेशा से इस इलाके पर नजर रही है क्योंकि यूएस अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझता है इस रीजन को। जब हिटलर की फोर्सेस ने वर्ल्ड वॉर 2 में डेनमार्क को ऑक्युपाई किया था तो उस वक्त अमेरिका बहादुर ने ग्रीनलैंड पर चढ़ाई कर दी थी नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस जंग में ग्रीनलैंड पर प्रेजेंस इनको एक एज प्रोवाइड करेगी और आज तक यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस ग्रीनलैंड में है। तब से ही वहां पर यूएस ने अपनी मिलिट्री बेसिस और रेडियो स्टेशंस बनाने शुरू किए थे। यूएस की यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्पेस बेस है जिसका नाम है पेटाफिक स्पेस बेस, जहां पर यूएस के मिलिट्री पर्सनल भी मौजूद हैं और इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम भी यहां पर यूएस ने डिप्लॉय किया हुआ है। यूएस के डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर जो इनके मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये रूस के अगेंस्ट यूएस को एक एज प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा ग्रीनलैंड यूएस को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने 1951 में ग्रीनलैंड के साथ एक मिलिट्री एग्रीमेंट किया था जिसकी वजह से ग्रीनलैंड में यूएस को एक सिग्निफिकेंट रोल मिल गया था डिफेंस एक्टिविटीज के लिए कि हम आपकी भी हिफाजत करेंगे और स्ट्रेटेजिकली आपकी लैंड को भी इस्तेमाल करेंगे अपने दिफा के लिए। तो इसलिए यूएस वहां पर बैठा हुआ है बड़े अरसे से। इस एग्रीमेंट में यह भी शामिल था कि यूएस को राइट है अपनी मिलिट्री बेसिस कायम करने का और उनको मेंटेन करने का। और जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि रशिया के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए यूएस की ग्रीनलैंड में जो बेसिस हैं यूएस उनको बहुत इंपॉर्टेंस की निगाह से देखता है और इसलिए यहाँ पर इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम भी डिप्लॉय किए हुए हैं और इसलिए यूएस की पेसिफिक स्पेस बेस बहुत अहमियत की हामिल है। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आर्कटिक रीजन ज़्यादातर रूस के पास है और यहाँ पर रूस की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और यहाँ पर रूस चाइना को भी इनवाइट करता रहता है जॉइंट एक्सरसाइजेस के लिए और अमेरिका के डिफेंस एनालिस्ट ये समझते हैं कि यूएस को भी आर्कटिक में अपनी प्रेजेंस बढ़ानी होगी। You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड की जो बात की है ये ट्रंप ने कोई खुद ही शोशा नहीं छोड़ा। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि ट्रंप इस वक्त जहाँ पर सब पर तनकीद कर रहे हैं अमेरिका के अंदर उनकी ब्यूरोक्रेसी पर, FBI पर, वो
एक इंस्टीट्यूशन को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे, बल्कि उसको कह रहे हैं कि भाई आप आओ और चीज़ों का कंट्रोल संभालो, और वो है CIA। CIA को मोस्टली एसोसिएट किया जाता है अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो अक्सर होता है कि पावर से लड़ने से कतराती है। एक तरफ ट्रम्प की पावर है जिसके साथ अवाम है, और दूसरी तरफ है अमेरिका की CIA। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये CIA और ट्रम्प का एक मुश्तरका प्लान है। अगर आप इस ट्वीट को गौर से पढ़ें तो जो इनके थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये मिल बैठे होंगे, इन जर्नलों से बातचीत की होगी, और US के जो फ्यूचर थ्रेट्स हैं उनको जहन में रखते हुए ट्रम्प ने ये बात की है। और यहाँ पर प्रेजेंस US की मिलिट्री और इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़रूरी है चाइना और रूस को काउंटर करने के लिए। और कुछ एनालिस्ट का ये भी मानना है कि फ्यूचर में जब क्लाइमेट चेंज होना है, बहुत से आपके ग्लेशियर्स ने मज़ीद पिघलना है, इन समंदरों में जो ट्रेड रूट्स हैं वो रीडिफाइन होंगे, नए नए रास्ते बनेंगे, तो उसके लिए इन कॉम्प्लिकेटेड इलाकों में प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया सियाचिन ग्लेशियर पर बैठे हुए हैं, फ़ायदा कोई नहीं है उसका। तो अब स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का ये ख्याल है कि जब बर्फ़ पिघलेगी, अभी जिन जगहों पर प्रेजेंस नहीं है, पहले ही हमें वहाँ पर तैयारी कर लेनी चाहिए और अपनी प्रेजेंस वहाँ पर बना लेनी चाहिए, अपनी बेसिस आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करनी चाहिए। और आर्कटिक जो सारा बर्फ़ से लदा हुआ है, वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आना चाहिए। और फ्यूचर में आर्कटिक जियोपॉलिटिकली काफ़ी गर्म हो जाएगा। वैसे तो ठंडा ही रहता है, और वक्त बदलने के साथ साथ ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी इजाफा होगा। तो ग्रीनलैंड को US के हॉकिश एलिमेंट्स US स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा समझते हैं कि यहाँ पर हमारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हम चाइना और रूस को काउंटर करने के काबिल हों। और अगर हम अब पीछे रह गए तो फिर कैचअप नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्टिंगली अमेरिका ने इससे पहले हिस्टोरिकली 2 से 3 बार कोशिश की हुई है कि ग्रीनलैंड पर अपना कंट्रोल जमाया जाए। 1867 में जब इन्होंने अलास्का खरीदा था रशिया से, जो रशिया आज तक रिग्रेट करता है, उस वक्त भी इन्होंने डेनमार्क से बातचीत की थी, लेकिन डेनमार्क नहीं माना था, और उस वक्त अमेरिका भी इतना पावरफुल नहीं था। इसके अलावा 1946 में US के मशहूर प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने भी ऑफर किए थे $100 मिलियन, और इसके बदले ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी बात नहीं बन सकी थी। और ट्रंप ने 2019 में भी इस तरह की बात की थी कि हमें ग्रीनलैंड हमारे पास होना चाहिए। और ट्रंप की तरफ से भी ये सजेशंस आई हुई हैं कि हमें ग्रीनलैंड को बाय कर लेना चाहिए। लेकिन डेनमार्क के अंदर अब खलबली मच गई है। डेनमार्क में एक किंगडम है, वो इतनी आसानी से इसको कंसीड नहीं करेंगे। वहाँ से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि US के साथ बड़े तहम्मुल से इसके हवाले से बातचीत करनी चाहिए। कुछ लोग डेनमार्क में बड़ा अग्रेसिव स्टैंस दे रहे हैं इस हवाले से। और इसके साथ ही पूरा यूरोप भी एक्टिव हो गया है। जर्मनी और फ्रांस से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्रीनलैंड बेचारे के पास अभी ये राइट नहीं है कि वो अपने अंदर लोगों के दरमियान एक रेफरेंडम करवाए और ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दे। सिर्फ उस सूरत में वो US के साथ जा सकते हैं। अभी वो डेनमार्क की किंगडम के अंडर हैं, जिसमें डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी डेनमार्क देखता है। और इसके अलावा ग्रीनलैंड में ये भी बहस होती है कि अगर ये डेनमार्क से अलहदा हो जाएंगे तो जो इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ ये इंजॉय कर रहे हैं डेनमार्क से, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद एक नया कॉलोनियल मास्टर आ जाएगा अमेरिका बहादुर की शक्ल में। डेनमार्क एक बड़ा ज़बरदस्त कंट्री है, वहाँ के लोग बड़े खुशहाल हैं। वहाँ पर अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो हाईएस्ट है दुनिया में, वन ऑफ द हाईएस्ट। तो वो सारे बेनिफिट्स ग्रीनलैंड को भी मिलते हैं। और ग्रीनलैंडर्स यहाँ पर ये भी देख रहे होंगे कि अमेरिका तो यहाँ पर प्योरली आ रहा है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने नेशनल सिक्योरिटी या इकोनॉमिक सिक्योरिटी के जो उनके पर्पसेस हैं। अमेरिका ने सीधा साधा रूस का असर और रसूख कम करना है। रशिया यूक्रेन जंग भी एक तरफ चल रही है यूरोप में। ग्रीनलैंड पर US की प्रेजेंस US को मजीद इम्बोल्डन करेगी कि वो रूस पर गहरी नज़र रख सकें और रूस के खिलाफ अपने दिफा को मजबूत कर सकें इस जगह पर बैठकर। और इसके साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज की खुलकर एक्सप्लोरेशन करें, ऑयल एंड गैस की ड्रिलिंग करें और रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सप्लोर करें। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का ये एक ड्रीम है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर ट्रंप ने सिर्फ एक शोशा ही छोड़ा है, जो ट्रंप की आदत है कि बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग बातचीत करते हैं। सोशल मीडिया पर हर जगह लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, यार देखो ट्रंप ने क्या कह दिया। तो ये चीज़ ट्रंप के रेटरिक से बढ़कर और कुछ नहीं है, सिर्फ एक शोशा छोड़ा गया है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ट्रंप यहाँ पर यूरोप को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं।
डेनमार्क के बहाने। अब देखे ना, सारा यूरोप चीख उठा है। तो ट्रंप ने जो फ्यूचर की ट्रेड निगोशिएशंस करनी है, जो इकोनॉमिक डील्स करनी है, उस हवाले से एक बार्गेनिंग चिप हो उनके पास ग्रीनलैंड की, यानी यूरोप को चेक में रखने के लिए वो ग्रीनलैंड को इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रीनलैंड का डेनमार्क से अलहदा होना बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स डिमांड करता है डेनमार्क के अंदर, और अमेरिका को भी इस हवाले से आउट ऑफ द वे जाकर इकदाम करने पड़ेंगे। कुछ यूएस एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि ग्रीनलैंड यूएस के साथ फ्री एसोसिएशन कॉम्पैक्ट में भी एंटर हो सकता है, जिसकी वजह से यूएस को खुली छूट मिल सकती है ग्रीनलैंड के अंदर। लेकिन उसके लिए पहले उन्हें डेनमार्क से जान छुड़ानी होगी। अब 56,000 लोग जो ग्रीनलैंड के हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, जबकि उनके पास ज़्यादा इख्तियार भी नहीं है। वो फुल ऑटोनॉमी हासिल करने का रेफरेंडम भी नहीं करा सकते। तो क्या यूएस बाय फोर्स कोई मुआहदा थोपेगा ग्रीनलैंड पर, जिसकी वजह से डेनमार्क को वो मजबूर करेंगे, या अमेरिका कोई सीरियस किस्म की निगोशिएशंस करेगा डायरेक्टली डेनमार्क के साथ ही कि भाई कोई इसका लेन देन करो? क्या यूरोप इस पर एग्री करेगा? आपके ख्याल में क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? क्या ट्रंप इस हवाले से सीरियस हैं, या ट्रंप ने सिर्फ एक शोशा छोड़ा है ताकि लोगों को बातचीत करने के लिए कोई नया टॉपिक मिल जाए? ट्रंप सीरियस हैं? क्या आपके ख्याल में यहाँ पर यूएस के दूसरे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स भी ट्रंप की तरह ही सोच रहे हैं, या ये एक फुलिश आइडिया है? क्या आप ट्रंप के इन 4 सालों में ग्रीनलैंड को यूएस का हिस्सा बनता हुआ देख रहे हैं, या ट्रंप इसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करेगा ट्रेड निगोशिएशंस में यूरोप के खिलाफ? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।